हेलो। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? गुड इवनिंग। आज की क्लास बहुत दर्द भरी रहेगी, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मुझे आज की क्लास में बेसिक पढ़ाना है। ठीक है भाई। और बेसिक पढ़ाना कितना मुश्किल काम है आप लोगों को, वो मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। ठीक है बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी परसेंटेज और त्रिकोणमिति, अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ दोनों की ही क्लासेस चल रही हैं। ठीक है ना? ओके, हमने बोला है कि दो टाइम पे आपकी क्लासेस शेड्यूल रहेंगी, एक में हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, एक में हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे। तो कल पिछली क्लासेस में मैंने आपको परसेंटेज की डेविएशन और रिवर्स डेविएशन समझाया है। डेविएशन क्या होता है, कहां लगता है, रिवर्स डेविएशन क्या होता है, कहां लगता है, यह मैंने मेरे दोस्तों आपको समझा दिया है। ठीक है ना? आज की क्लास में एक आपको समझ में आ गया? स्टूडेंट, क्या आप सभी लोगों को डेविएशन समझ में आ गया बच्चों? क्या आप लोगों को डेविएशन समझ में आ गया? हाँ जी, बताइए। अभी तो शुरू हुआ है ज्ञानेंद्र जी, इतना उतावले मत होइए। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ाऊंगा। उससे पहले दो चार सवाल और रह गए हैं, चार क्वेश्चन रह गए हैं मेरे दोस्तों, इनको कर लेते हैं। सवाल नंबर 70 बोला है, एक एग्जाम में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। एक एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक एग्जाम में बैठने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो 9:7 है। परीक्षा पास करने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या 3:2 के रेशियो में है। 60% लड़कियां पास हुई हैं, तो आपसे पूछा है एग्जाम में कितने परसेंट लड़के पास हुए। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है, इससे अच्छा सवाल बन नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। नाउ लिसन। ठीक है, चार क्वेश्चन है, एक ही टाइप के सवाल है, फिर उसके बाद में आपको अगला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और वो लास्ट कंसेप्ट होगा। आगे जितने भी सवाल हैं वो सारे इसी कंसेप्ट होंगे। बोला है एक एग्जाम में बैठने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो 9:7 है, यानी कि एक एग्जाम में 9 लड़के बैठे हैं तो 7 लड़कियां बैठी हैं। 9 लड़के बैठे हैं तो 7 लड़कियां बैठी हैं। क्लियर है? जबकि जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं उनका रेशियो 3:2 है। 60% लड़कियां पास हुई। देखो, अगर एक एग्जाम में 9 लड़के बैठे हैं तो 7 लड़कियां बैठी हैं। 60% गर्ल्स पास हुई। अब आप मुझे बताओ, 7 का 60% कितना होता है? 7 का 60% कितना होता है? 7 छिंग 42, 4.2, यानी कि 4.2 गर्ल्स पास हुई। सवाल में आपसे बोला गया है कि पास होने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है। पास होने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है। प्यार समझिएगा। तो आपसे पूछा गया, बताओ एग्जाम में कितने परसेंट लड़के पास हुए। भाई, एक एग्जाम में अगर 9 लड़के बैठे हैं तो 7 लड़कियां बैठी हैं। 7 में से 60% गर्ल्स पास हुई। 7 का 60% कितना होता है? 4.2। लेकिन पास होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना होना चाहिए? 3:2। भाई, अगर सवाल में 2 की वैल्यू 4.2 दे रखी है, कितनी गर्ल्स पास हुई? 4.2। 2 की वैल्यू 4.2 दे रखी है, 2.1 टाइम्स, तो 3 की वैल्यू भी 2.1 टाइम्स होगी, 6.3। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि अगर 4.2 गर्ल्स पास हुई हैं तो 6.3 बॉयज पास हुए। 6.3 और 4.2 का रेशियो क्या आएगा? 6.3 और 4.2 का रेशियो क्या आएगा? 21 से चला जाएगा। 21 या 63, 21 दूनी 42, 21 से चला जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल चला गया। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम में 9 लड़के बैठे हैं तो 9 में से 6.3 पास हुए। अगर एग्जाम में 9 लड़के बैठे तो 9 में से कितने पास हुए? 6.3। कितना होता है
भाई 9 सत्ते 63 होता है, यानी कि 9 का 70% हो गया, ये 9 सत्ते 63, यानी कि 9 में से 70% लड़के पास हुए। तो सवाल का आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन 70%। बहुत अच्छा और बहुत बेसिक सवाल है बच्चों ये। ठीक है, सभी बच्चे समझ पाए होंगे, आगे चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला सवाल, एक और सवाल है बच्चों आपके सामने, 71 नंबर, ठीक है ना। एक एक लैंग्वेज पे एक सवाल ही करवा रहा हूं। बोला है, इन ए क्लास 60% आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, if 68% of students including 30 boys pass an examination, तो पूछा द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास, कितने परसेंट गर्ल्स पास नहीं हुई हैं, ये आपसे पूछा गया। बहुत बेहतरीन, देखो ध्यान सुनेगा। ये बॉयज है, ये बॉयज है मेरे दोस्तों, एक गर्ल्स है। सवाल में साफ साफ कहा गया कि एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं, एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, 3/5, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट है ना, अगर एक क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट है तो 5 में से 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं। ये बॉय गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात आ गया। एक क्लास में 60% लड़कियां हैं, मतलब टोटल 60% का मतलब होता है 3/5। अगर टोटल 5 बालक है तो 5 का 60% होता है 3 उसमें से गर्ल्स हैं, बाकी के 2 बॉयज हैं। ये आ गया। बोला है बॉयज की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं, 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। गर्ल्स जो वो बॉयज से 30 ज्यादा है। आप बताओ, बॉयज हैं 2 यूनिट, गर्ल्स हैं 3 यूनिट, तो गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितना ज्यादा है? 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो आप मुझे बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60। 2 की वैल्यू आ जाएगी 60, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 60 आ गई, 3 की वैल्यू आ गई 90। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 60 बॉयज है, 90 गर्ल्स हैं। 60 तो बॉयज है, 90 गर्ल्स है, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 150। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? 60 जमा 90, टोटल 150 स्टूडेंट्स क्लास में। ये पहली लाइन में आपको दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। आगे ये बोला गया है, इफ 68% ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, अगर 68% स्टूडेंट पास हुए हैं जिनमें 30 लड़के हैं, यदि 30 लड़कों समेत 68% छात्र पास हुए, अगर टोटल 150 बच्चे हैं ना, तो 150 का 68% पास हुए। 150 का 68% कितना होता है? जल्दी से जवाब दो। 150 का 60% 90, 150 का 8%, 15 अट्ठे 112, 102। 150 का 68% होता है 102, यानी कि अगर टोटल 150 स्टूडेंट है तो 150 में से 102 पास हुए, और जिसमें से 30 लड़के हैं। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ रही है। टोटल 102 स्टूडेंट में, टोटल 150 स्टूडेंट्स में से 102 पास हुए, जिसमें से 30 लड़के पास हुए, यानी कि बाकी के मेरे दोस्तों 72 गर्ल्स पास हुई हैं। 102 में से 30 घटाएंगे, बाकी की जो है 72 गर्ल्स पास हुई हैं। आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल सही। सवाल में आपसे पूछा गया फेल होने वाली गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? फेल होने वाली गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास। आप बताओ गर्ल्स है कितनी? 90 है। टोटल गर्ल्स है कितनी? 90 है। 90 गर्ल्स में से 72 गर्ल्स पास हुई हैं, तो बताओ इन 90 गर्ल्स में से फिर फेल कितनी हुई हैं? भाई गर्ल्स है कितनी टोटल? 90। अगर 90 में से 72 लड़कियां पास हुई हैं तो 90 में से 72 घटा देंगे 18, यानी कि 90 में से 18 लड़कियां फेल हुई हैं। कितना हो गया बेटा? 1/5।
1/5 लड़कियां फेल हुई हैं, परसेंटेज में कितना आ गया 20%। यानी कि 20% लड़कियां जो हैं वो ऐसी हैं जो फेल हो गई हैं, बेकार है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक आंसर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा। अरे शोभित चौधरी जी, इतने कमेंट मत करा करो, तुम्हारे चक्कर में दूसरे बाल को कमेंट छुप जाते हैं और 100 कमेंट लाइन से करते हैं आप। समझ में ना, तो बड़ा सिस्टमेटिक वे में आपको इस सवाल करना है, धीरे 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 धीरे। ठीक है ना। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं सर आप आईपीएल देखते हैं क्या। सुरेंद्र सिंह जी पहले ये बताओ कि आईपीएल होता क्या है। सर बॉयज का 40% क्यों नहीं माना। मैंने तो रेशियो निकाला ना बेटा। 60% अगर गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज है, 40% और 60% का आप रेशियो लोगे तो 2:3 ही आएगा। 30 सवाल में दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है कि यदि 30 लड़कों सहित 68% स्टूडेंट पास हुए, टोटल 150 है तो 150 में से 68% पास हुए। 150 का 68% कितना है 102। 102 पास हुए, लेकिन जो 102 पास हुए उनमें 30 लड़के हैं, 30 लड़के पास हुए। तो 102 टोटल पास हुए जिसमें से 30 लड़के हैं, 102 में से 30 घटाओ तो बाकी के जो 72 है वो लड़कियां पास हुई होंगी कि नहीं। तो बाकी के 72 लड़कियां पास हुई होंगी। अगर 90 में से 72 लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई हैं, 90 में से 72 घटाओ, 18 लड़कियां फेल हुई हैं। क्लियर है। आप ना केवल सॉल्यूशन मत देखो, सवाल पढ़ो। जब तक आप सवाल नहीं पढ़ोगे, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछने की बजाय सवाल पढ़िए। 150 का 68% कैसे निकालें जी। 150 का जैसे आपको 68% निकालना है, 68 को ऐसे लिख दो 60% प्लस 8% ब्रेक करके। 150 का 60%, 15 छिक्का 90, 90 आ गया। 150 का 8%, 150 गुणा 8 1200 होता है। परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, 150 का 8% 12, 90 प्लस 12 102। ऐसा आ गया विनीता जी। आगे अगला सवाल। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 72, ये बताएं जल्दी से। 72 एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ऐसा और एक आप करके बताएंगे। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम का पूछा हुआ। ऐसे अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। बोला है इन ए कॉन्स्टिट्युएंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। बोला है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यानी कि मेरे दोस्तों जैसे गांव है, आप ये समझ लो कि जैसे गांव का एक चुनाव क्षेत्र होता है ना, अभी या मैं लिख रहा हूं मेल या मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों फीमेल। सवाल में बोला गया कि एक चुनाव क्षेत्र में कुल वोटर्स में से 55% मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। यानी कि अगर सपोज टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से 55 आदमी हैं, 100 में से 55 पुरुष हैं और 100 में से 55 घटाओ कितना बचा 45, 45 औरतें हैं। आप इनका रेशियो भी ले सकते हैं, वो रेशियो आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि एक चुनाव क्षेत्र में 55 आदमी हैं, बाकी बचे 45 औरत हैं। ये पहली लाइन है। आगे बोला इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, इलिटरेट मतलब अनपढ़। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, 40% पुरुष अनपढ़ हैं। आगे 40% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़ी लिखी, अंग्रेजी में पढ़ाया होगा आपको गोपाल सर ने। 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं।
इलिटरेट मतलब अनपढ़, लिटरेट मतलब पढ़ी लिखी हैं। देन बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, तो आपसे पूछा है बताओ लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से कितने परसेंट अधिक हैं। ये लाइन पढ़े सबसे लास्ट में सवाल में पूछा है। देन बाई वॉट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, यानी कि पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे पुरुष अनपढ़ महिलाओं से, पढ़े लिखे पुरुष अनपढ़ महिलाओं से कितने परसेंट ज्यादा हैं। तो बेटा मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है लिटरेट मेल, ये तो मेल है, मुझे निकालना है लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से कितने परसेंट ज्यादा है, इलिटरेट फीमेल से, ये मुझे निकालना है। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, लिटरेट मेल चाहिए मुझे, कैसे आएगा। सवाल बोला कि 40% मेल आर अनपढ़, 40% पुरुष अनपढ़ हैं। अगर 40% आदमी अनपढ़ हैं तो फिर पढ़े लिखे कितने हैं, इस बात का मुझे जवाब दो। भाई अगर गांव में टोटल 55 आदमी हैं और 55 में से 40% अनपढ़ हैं, तो 100 में से 40 घटाइएगा तो बाकी के 60% पढ़े लिखे हैं। अगर टोटल पुरुष 55 है, 55 में से 40% अनपढ़ हैं, तो 100 में से 40 घटाइएगा तो 55 का 60% लिटरेट है। यह आ गया लिटरेट आदमी। इज वॉट परसेंट मोर देन इलिटरेट फीमेल, मुझे निकालनी अनपढ़ औरत। सवाल में बोला गया कि 40% औरत पढ़ी लिखी हैं। अगर 40% औरत पढ़ी लिखी हैं तो अनपढ़ कितनी है, अनपढ़ कितनी है। 100 में से 40% पढ़ी लिखी हैं तो अनपढ़ बताओ 60%, यानी कि 45 का 60% महिलाएं इलिटरेट है, अनपढ़ हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल में कहा गया है कि जो पढ़े लिखे पुरुष है अनपढ़ महिलाओं से, ये बेस हो गया, अनपढ़ महिलाओं से कितना ज्यादा है पढ़े लिखे पुरुष। लिटरेट मेल अनपढ़ इलिटरेट फीमेल से कितना परसेंट ज्यादा है, ये परसेंट आपको निकालना है। तो क्या ले लो आप, इनका रेशियो। जब आप रेशियो लोगे तो 60% कट जाएगा। 55 से मेरे दोस्तों 45 कट जाए, 55 और 45 किससे कट जाएगा, 5 से 11 बार, और ये मेरे दोस्तों कट जाएगा 9 बार। यानी कि अगर अनपढ़ महिलाएं 9 हैं तो पढ़े लिखे पुरुष 11 हैं। अब बताओ 9 से 11 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/9। अब 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11:1/9%। 2/9 होता है 22 सही 2/9%, यानी कि 22 सही 2/9% पढ़े लिखे पुरुष ज्यादा है अनपढ़ महिलाओं से। तो सवाल का आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो बेटे ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस सवाल की लैंग्वेज को बहुत धीरे 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 पढ़ना पड़ेगा, एक एक स्टेप को। सॉल्यूशन नहीं समझ में आए सवाल पढ़ो, ना समझ में आए सवाल पढ़ो, ना समझ में आए सवाल पढ़ो, ना समझ में आए सर फोड़ लो अपना, ठीक है ना, क्योंकि अब नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये वो सवाल हैं जिनमें सॉल्यूशन की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत सवाल की है। एक छोटा दूध पीता बालक भी इनको कर सकता है, बशर्ते वो सवाल को ढंग से पढ़े। ठीक है, चलिए एक सवाल और है मेरे दोस्तों, ऐसा ही इसको आप करके बताओ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ये सवाल सीएचएसएल 2018 के पेपर में आया था, करेंगे जल्दी से करके बताएं, सीएचएसएल 2018 के पेपर में ये आया था, जल्दी से करेंगे बच्चों।
करिए भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बच्चों, 46 सही 2/3 इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, धीरे 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 जो चीज आपसे पूछे वो आपको निकालना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे दोस्तों, सबसे प्यारा हेडिंग सब लोग अपनी कॉपी में डालेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। चेंज हिंदी में कहेंगे इसे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हिंदी में कहेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। देखो बेटा यहां पे परिवर्तन शब्द लगा है, परिवर्तन या चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आ रहा है। अब चेंज बढ़ाकर भी हो सकता है, घटाकर भी हो सकता है। चेंज मेरे दोस्तों बढ़ाकर भी हो सकता है और घटाकर भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। तो अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव, और हम घटा रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव। देखो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वो लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा बेटे। अगर किसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता तो ये चीज नहीं समझ में नहीं आएगी आपको। जितना बेसिक मैं आपको बताऊंगा उतना आपको गूगल पे, किसी किताब में, किसी लेक्चर में कहीं पे नहीं मिलेगा। तो बहुत प्यार से और ढंग से समझिएगा। रत्नेश दिवाकर जी 2-3 बार पढ़ें आप, ठीक है। आगे चलते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सबसे पहले जानो कि यह होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है किसी संख्या को, एक संख्या को किसी प्रतिशत से लगातार बदलते जाना। किसी संख्या को प्रतिशत से, किसी प्रतिशत से लगातार बदलते जाना। एग्जाम्पल से समझाता हूं। सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ये कोई हवा से नहीं आया मेरे दोस्तों। सारा एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 रुपए। ध्यान सुनिएगा। सपोज मेरे दोस्तों आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। कितने रुपए बेटे? आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। शुरुआत में आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। सपोज आपकी पॉकेट में मेरे दोस्तों 100 रुपए हैं, ठीक है। सुनते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को सुन रहे हैं। सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, ठीक है। अगर आप 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे, अगर आप 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे तो मुझे बताओ आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? जल्दी से बताएं। सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। अगर आप 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो 100 रुपए का 20% 20 ही होता है। 100 रुपए का 20% 20 ही होता है भाई। 100 का अगर मैं 20% निकालूं तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है, 20 ही आएगा। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 को 20% बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे बच्चों? अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है। 100 रुपए को 20% बढ़ाने के बाद क्या आया है बच्चों? 120 आया। अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं। अब बताओ 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या ये 120, अब 100 से कोई मतलब नहीं है। 100 को भूल जाओ। 100 को 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या ये 120, अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए। अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं बच्चों? 120 रुपए। आप मुझे बताओ इस 120 को 30% बढ़ाया जाए, अगर इस 120 को 30% बढ़ाया जाए
तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अगर 120 को 30% बढ़ाया जाए तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 100 से कोई मतलब नहीं है। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए, तो 120 को 30% बढ़ाना है। तो आप बोलोगे सर 120 का 30% कितना होता है? तो आप कहोगे सर परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 12 या 36। 120 का 30% 36 रुपए होता है। 120 का सर 30% होता है 36, 12 या 36। तो आप 120 को 36 बढ़ाओगे, 120 को 36 बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 156 रुपए हो जाएंगे मेरे प्यारे भी। कितने रुपए हो जाएंगे आपकी पॉकेट में? 156 रुपए हो जाएंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यानी कि मेरे प्यारे भाई, मेरी पॉकेट में पहले 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए को 20% बढ़ाया, 120 आ गया। अब 100 से कोई मतलब नहीं, अब पॉकेट में 120 रुपए हैं, मैंने फिर 120 को 30% बढ़ाया, 120 का 30% होता है 36। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हैं। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर पीछे से कोई मतलब नहीं है। अब देखो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में आपकी पॉकेट में 156 रुपए हैं, 156 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। मैं आपसे कहता हूं कि इस 156 रुपए को मैंने 156 को मेरे दोस्तों मैंने 10% घटाया। कितना घटाया? 10%। इस 156 को मैंने 10% घटाया, तो आप मुझे बताओ अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? इस 156 को मैंने 10% घटाया, आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? जल्दी से जवाब दो। तो 156 का 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10। 156 को 10 से भाग देंगे 15.6। तो 156 का 10% होता है 15.6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बेटे 156 में से 15.6 घटाऊंगा तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? 156 में से 15.6 घटाऊंगा तो पहले 16 घटा लो मेरे दोस्तों, 140, फिर 0.4 जोड़ दो, 140.4। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 140.4 रुपए आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि फाइनली आपके पॉकेट में 140 दशमलव, देखो ऐसे ही आगे भी चलाया जा सकता है पर मैं यहीं तक एग्जांपल ले रहा हूं। यानी कि अब आपकी पॉकेट में 140.4 रुपए होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, सारा डाटा मैंने अपनी मर्जी से लिया है, कोई हवा में नहीं आया। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए हैं, कंसेप्ट का नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रम से, यानी कि लगातार। आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 को 20% बढ़ाया, 120 आया। 100 से कोई मतलब नहीं, 120 है। 120 को 30% बढ़ाया, 156 आया। 156 को फिर 10% घटा, 140.4 आया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहले मैंने दोस्तों संख्या को 20% बढ़ाया, फिर मैंने 30% बढ़ाया और फिर मैंने मेरे दोस्तों 10% घटाया। इससे टोटल फर्क क्या पड़ा? तो आप कहोगे सर अगर मेरी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे तो 100 रुपए से फाइनली अब मेरे पॉकेट में 140.4 रुपए हैं। अगर मेरी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे तो अब 140.4 रुपए हैं। 100 रुपए 140.4 रुपए बन गए। 100 रुपीज 140.4 रुपए बन गए। 100 रुपए 140.4 रुपए बन गए। तो यानी कि मेरे दोस्तों कितना बढ़ गया? 40.4 रुपए बढ़ गया। 100, अगर बेस 100 है तो जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। अगर 100 रुपए 140.4 हो गए तो कितना बढ़ गया? 40.4% बढ़ गया। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैंने 100 को पहले 20% बढ़ाया, फिर सक्सेसिवली क्रमागत दोबारा 30% बढ़ाया, फिर मैंने 10% घटाया, तो
कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू के बीच कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे सर 40.4%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 20% 10%, 20% 30% 10% का नेट इफेक्टिव सिंगल परसेंटेज जो होगा, नेट इफेक्टिव सिंगल प्रतिशत जो होगा वो 40.4% के बराबर होगा। का एकल प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वो बेटा कुछ मत बोलो, पहले मेरी बात सुनते रहना, कुछ मत बोलो, मेरी बात सुनते रहना। हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कंसेप्ट है उमेश कुमार जी। जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो यही चीज लगती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई आदमी ये कहता है ना, भाई साहब इस संख्या को मैंने 20% बढ़ाया, फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 30% बढ़ाया, फिर जो नई संख्या आई फिर मैंने उसको 10% घटाया, तो आप कहना भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है, सीधे सीधा क्यों नहीं बोलता कि तूने कुल 40.4% बढ़ा दिया। समझ में आया कि नहीं? ध्यान सुनिएगा, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैंने इस संख्या को पहले 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई उसको मैंने 30% बढ़ाया, फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 10% घटाया, तो आप कहोगे भाई दिमाग खराब मत कर, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि तूने संख्या को 40.4% बढ़ा दिया, उस संख्या में तूने कुल 40.4% वृद्धि कर दी। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर आप किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाओ, फिर 30% बढ़ाओ, फिर 10% घटा दो, तो उस संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा वो 40.4% का होगा। इसका मतलब यह है, तो नेट इफेक्टिव इक्विवेलेंट परसेंटेज या नेट इफेक्टिव सिंगल परसेंटेज होता है मेरे प्यारे भाई कि हमने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया सक्सेसिवली, तो उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो वो संख्या पहले से 40.4% बढ़ गई। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पूरे अर्थमेटिक मैथ में इस्तेमाल होगा बेटा ये कंसेप्ट, इसलिए मैं आपको परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको अर्थमेटिक का बेस पढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा टाइम तक पढ़ा रहा हूं। आप ये मत समझो कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज तो खत्म हो चुका कब का। समझ में? फिर से मैं कहता हूं, अगर अगर कोई आदमी कहता है भाई साहब मैंने इस संख्या को पहले 100%, पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 10% घटाया, तो आप कहना भाई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि आपने अपनी संख्या को कुल जो है 40.4% बढ़ा दिया है। यानी कि 20%, 30% और 10% डिक्रीज का जो सिंगल इक्वलेंट परसेंटेज होता है वो 40.4% वृद्धि के बराबर होता है। आप बोलोगे हां जी सर, यही है बेटा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यानी कि मेरे दोस्तों होता क्या है इसमें, मेरे दोस्तों इस इनिशियल वैल्यू को नहीं बढ़ाते, बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आती है हम उस नई संख्या को बढ़ाते हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर है, पहले हमने उसको 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई है, जो नई संख्या आई है, हमको उस नई संख्या को 30% बढ़ाना है, फिर और नई संख्या आएगी, फिर उस नई संख्या को 10% घटाना है। 100 से कोई मतलब नहीं है, बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आएगी उस नई संख्या में बदलाव करते जाना है। तो यह होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 40.4%, इसको हम बोलते हैं सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज।
ठीक है, यानी कि अगर किसी संख्या को 20%, 30% बढ़ाया जाए फिर 10% घटाया जाए सक्सेसिवली, तो वो संख्या कुल 40.4% बढ़ जाएगी। अगर प्लस है तो बढ़ना, माइनस है तो घटना, यहां माइनस लगाया तो घटाया गया है, प्लस है तो बढ़ाया गया है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। तो बेटे ये है पहला तरीका, ये है फर्स्ट मेथड। अगर आपको ये पता लगाना है, अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अगर आपको यह पता लगाना है कि किसी संख्या को मैंने 20% बढ़ाया, फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 30% बढ़ाया, फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 10% घटाया, तो उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? तो 20, 30 और -10 का जो सक्सेसिव होता है वो 40.4% के बराबर होता है। तो इस बात को पता करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है 100 मान के, पहला तरीका होता है मेरे दोस्तों 100 मान के। लेकिन यह तरीका तभी लगेगा जब परसेंटेज बहुत आसान हो, डाटा बहुत इजी हो। जब परसेंटेज बहुत आसान हो, डाटा बहुत इजी हो। अब बच्चों मैं आपके सामने यहां पर दूसरा तरीका समझाऊंगा मेरे दोस्तों, इसी बात को करने का। प्यार से सुनते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड है मेरे दोस्तों आपका रेशियो मेथड। सेकंड है मेरे दोस्तों आपका रेशियो मेथड। सेकंड है बच्चों आपका यहां पर रेशियो मेथड। बहुत प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से। जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं तब तक कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया कि माना शुरुआत में कोई संख्या n है। मैंने मान लिया कि माना शुरुआत में कोई संख्या n है। माना शुरुआत में कोई संख्या n है। माना शुरुआत में कोई संख्या n है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। अब आप बताओ, मैंने n को 20% बढ़ाया। मैंने क्या करा? माना शुरुआत में कोई संख्या n है। ठीक है बच्चों, माना शुरुआत में कोई संख्या n है। n मान लो, x मान लो, इच्छा आपकी है। माना शुरुआत में कोई संख्या n है, मैंने n को 20% बढ़ाया। तो आप मुझे बताओ n को 20% बढ़ाने के बाद संख्या क्या हो जाएगी? n, माना शुरुआत में कोई संख्या n है और मैंने n को 20% बढ़ाया, तो आप मुझे बताओ n को 20% बढ़ाने के बाद संख्या क्या हो जाएगी? बेटा मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को 20% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 120% हो जाती है। अगर आप 100% को 20% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 120% हो जाती है। 120% का मतलब होता है सर 120/100। 120/100 होता है 1.2 टाइम्स, 1.2 गुना। अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। यही हो जाएगा। अगर आपके पास कोई संख्या n है, मैंने n को 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाने के बाद संख्या जो है n का 1.2 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1.2 n का 120% हो जाएगी। 120% को ही हम लोग 1.2 कहते हैं। अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो वो संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि 20% बढ़ाने के बाद संख्या ये आ गई। 20% बढ़ाने के बाद संख्या ये आ गई। अगर कोई संख्या n है, n को 20% बढ़ाओगे तो संख्या ये हो जाएगी n का 1.2 गुना, यानी कि 20% बढ़ाने के बाद संख्या ये आ गई। अब इसी संख्या को ये जो संख्या लिखी हुई है सामने, ये जो संख्या लिखी हुई कचरा लोग, इसी संख्या को मैंने 30% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 30%। अगर आप किसी संख्या को 30% बढ़ाते हो
तो वो संख्या खुद का 130% हो जाती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100 को 30% बढ़ाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी, खुद का 130% हो जाएगी। और 130% को ही कहा जाता है 1.3। 1.3 यानी कि किसी संख्या को 30% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है 1.3। मैंने इस संख्या को है ना 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई है, इसी संख्या को मैंने 30% बढ़ाया। जब मैं इस संख्या को 30% बढ़ाऊंगा, इस संख्या को 30% बढ़ाऊंगा तो संख्या 130% हो जाएगी। यानी कि किससे गुणा हो जाएगी, इसमें 1.3 से गुणा हो जाएगी। किससे गुणा हो जाएगी, 1.3 से गुणा हो जाएगी। कचरा लोग, किससे गुणा हो जाएगी, 1.3 से गुणा हो जाएगी। किससे गुणा हो जाएगी, 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि पहले मैंने संख्या को 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने के बाद जो संख्या आई, फिर मैंने उसको 30% बढ़ाया, तो अब संख्या n ये हो गई, अब संख्या ये बन गई, अब संख्या ये बन गई। अब मुझे इसी संख्या को, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये 20% और 30% बढ़ाने के बाद आई है। अब मुझे इसी संख्या को 10% घटाना है। अब मुझे इसी संख्या को 10% घटाना है। अब मुझे इस संख्या को 10% घटाना है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को मेरे प्यारे भाई 10% घटाओगे तो संख्या खुद का 90% रह जाएगी, 90%। और 90% को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों 0.9। 90% को क्या हम बोलते हैं, 0.9, 0.9। मुझे ये जो संख्या लिखी हुई है इसको 10% घटाना है। अगर आप इसको 10% घटाओगे तो संख्या 90% रह जाएगी। 90% का मतलब संख्या खुद का 0.9 गुना हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर आपके पास कोई संख्या n है, अगर मैं n को 20% बढ़ाऊं पहले, फिर जो नई संख्या आई उसको मैं 30% बढ़ाऊं, फिर जो नई संख्या आई उसको मैं 10% घटाऊं, तो ऐसा करने के बाद फाइनली जो संख्या है वो ये बन जाएगी। ऐसा करते करते फाइनल जो संख्या है वो ये बन जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो आपने एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करी मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों ने यहां से एक चीज ऑब्जर्व करी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई नई चीज है ही नहीं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नया कंसेप्ट है ही नहीं, इसका मतलब केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। बेटा अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1.2। देखो मैंने 1.2 से गुणा कर दी। फिर 30% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1.3। देखो मैंने 1.3 से गुणा कर दी। फिर मैंने 10% घटाया तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 0.9 से गुणा कर दी। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है, गुणा करते जाना है। बीच में किसका साइन आएगा, बीच में गुणा का साइन आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, इट्स सक्सेसिव। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार मल्टीप्लाई करते जाना ही सक्सेसिव है। अब आप मुझे बताओ, पहले मैंने संख्या इनको 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया। ये क्रियाक्रम करने के बाद, कार्यक्रम करने के बाद संख्या का जो मान है वो ये हो गया। बताओ इसको कैलकुलेशन करके क्या आएगा, बताओ मेरे दोस्तों, इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा मेरे प्यारे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बताओ बताओ इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, जल्दी से, इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा मेरे प्यार भी, जल्दी से जवाब देंगे तो आप कहोगे सर
1.2 की 1.2 में गुणा करेंगे 1.56, 1.56 की 0.9 में गुणा करेंगे तो 9 छिक्का 54 का 4, 5 9 पंजे 45, 5 50, 0 हासिल 5, 9 एकम 9 5 14, यानी कि 1.404 n। क्या आएगा बेटा इनकी गुणा करके? इनकी गुणा करके आएगा 1.404 n। क्या आएगा बेटा इनकी गुणा करके? 1.404 n, 1.404 n, 1.404 n, 1.404 n, 1.404 n, यही आएगा इनकी गुणा करके। आप बताओ, अगर कोई संख्या n थी शुरुआत में, पहले मैंने 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, वो संख्या n से 1.404 n हो गई, तो बताओ कितना बढ़ गई? बताइए जल्दी से, संख्या n से 1.404 n होगी तो कितना बढ़ गई? अगर n से 1.404 n होगी तो 0.404 n बढ़ गई। इतनी बढ़ गई मेरे दोस्तों। शुरुआत में कितनी थी n, परसेंटेज में कितना बढ़ी? इंटू 100%। बेटा n से n कट जाएगा, 100 की 0.404 में गुणा होगी तो 40.4%, यानी कि संख्या 40.4% बढ़ गई। यानी कि 20%, 30% और 10% का डिक्रीज का इफेक्टिव 40.4% के बराबर होता है। समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आई? मुझे केवल आपको यहां से ये कंसेप्ट सिखाना था कि भैया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। अब जितना चेंज करोगे उतनी बार ही आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करनी पड़ेगी। आप चेंज करते जाओ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाओ। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, यहां से केवल आपको यही कंसेप्ट हमको सिखाना था। अमन निगम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर जी कोई भी समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं ध्यान से। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहां पे दशमलव में लिया है, हम इसको फ्रैक्शंस में भी तो ले सकते थे। हम इस अभी रेशियो मेथड आया नहीं है। रेशियो मेथड समझाने से पहले का कंसेप्ट मैंने सिखाया कि भाई साहब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार मल्टीप्लाई। जहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो उसका मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है। बीच में प्लस है डेविएशन, बीच में मल्टीप्लाई है तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर। आप ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहां पे दशमलव में लिया, हम फ्रैक्शन में भी तो ले सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। बच्चों हमको करना क्या है? हमको संख्या को पहले 20% बढ़ाना है, हमको पहले 20% बढ़ाना है, फिर 30% बढ़ाना है मेरे दोस्तों, और फिर मेरे प्यारे भाई 10% घटाना है, और 10% घटाना है। आप बोलोगे हां जी सर। अगर कोई संख्या आपके पास n है, अगर मेरे प्यारे भाई क्या सुनिए, अगर कोई संख्या आपके पास n है, n, ठीक है भाई, हमने उसको 20% बढ़ाया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/5। अगर कोई संख्या आपके पास n है, अगर मैं n को 1/5 बढ़ाऊंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 6/5। भाई हर चीज देखो, हर चीज अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है। अगर मैं 1 को 1/5 बढ़ाऊंगा तो संख्या खुद का 6/5 गुना हो जाएगी। 30%, फिर मैंने 30% बढ़ाया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 घंटे क्लास हुई है। अगर आप किसी संख्या को, इस संख्या को है ना 20% बढ़ाने के बाद जो संख्या आई है, अगर आप इसको 3/10 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 13/10 से गुणा। अब ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, इस संख्या को मुझे, ये संख्या जो आपको 20% और 30% बढ़ाने के बाद मिली है, इसको मुझे 10% कम करना है। 1/10। 1/10 का मतलब हर संख्या अपने आप पे 1 होती है, 1 को 1/10 कम करेंगे तो संख्या कितनी रह जाएगी? खुद का 9/10। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये मेरे दोस्तों आ जाएगा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। मैं रेशियो ले सकता हूं। जब मैं रेशियो लूंगा बच्चों तो यहां n से n कट जाएगा। जब मैं रेशियो लूंगा तो यहां n से n कट जाएगा। बेटा मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है 1:7/3 ऐसे लिखी हुई है, एग्जाम्पल समझो, तो इसका मतलब होता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3:7। तो मैं यहां भी यही चीज कर सकता हूं, मैं यहां भी यही चीज कर सकता हूं कि भाई यहां ये n से n तो कट गया, तो इसकी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसकी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 100 मेरे दोस्तों 500, और रेशियो 6 गुणा 13 गुणा 9। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन इतना लिखने में भी टाइम खराब होता है, इतना लिखने में भी टाइम खराब होता है। मैं यही चीज करूंगा मैं यही चीज, पर इतना लिखूंगा नहीं। करूंगा मैं यही चीज, पर इतना लिखूंगा नहीं मेरे प्यारे भाई। लिखने का टाइम नहीं है इंसान के पास। सबसे ज्यादा किल्लत आदमी के पास समय की है। मैं करूंगा यही चीज पर लिखूंगा नहीं। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नया कंसेप्ट नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। हमने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, 20% होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। हमने किसी संख्या को 1/5 बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 6/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 6/5। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर हमने जो नई संख्या है उसको 30% बढ़ाया। 30% का मतलब 3/10। हर संख्या अपने आप पे 1 होती है, 1 को 3/10 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 13/10। अब जो नई संख्या आई फिर मैंने उसको 10% घटा 1/10। 10% घटाने के बाद क्या आएगा भाई, 1/10 घटाने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा। तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स की सीधी सीधी गुणा कर दी। आप बोलोगे हाँ सर किससे कट रहा है, बेटा कट रहा है तो काट लो, 2 तिया 6, नहीं काटते तो कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 पंजे 10। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 5 पच्चे 25, दूनी 50, 250। और ऊपर क्या हो जाएगा बेटे, ऊपर हो जाएगा 13 निम्मा 117, 117 तिया 351। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 5 पच्चे 25 दुसाम 250 और 3 गुणा 13 गुणा 9। ये इनिशियल वैल्यू से नीचे जो होगा, जो नीचे हमारा बेस है मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होगा। ये इनिशियल वैल्यू से मेरे प्यारे भाई फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। ये डायरेक्ट जो चीज आप इतना भसड़ करके निकाल रहे थे ना, ये क्या आया था रेशियो, ये रेशियो आया था 500 रेशियो 6 गुणा 13 गुणा 9। 2 से काटोगे तब ये चीज आएगी। मैंने डायरेक्ट आपको निकालना सिखा दिया कि भाई सीधी सीधी गुणा कर दो। जो नीचे होगा वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होगी, जो ऊपर है मेरे दोस्तों वो क्या होगा, वो फाइनल वैल्यू होगी मेरे प्यारे भी। बोलो बात को समझिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, अनुपात ही रेशियो है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो ही रेशियो है। बेटा ऐसे लिखा हुआ तो भी रेशियो ही है। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पॉकेट में 250 रुपए रखे जाए ना, इसका मतलब यह कि अगर आपकी पॉकेट में 250 रुपए रखे जाएं, अगर 250 को पहले 20% बढ़ाओ, फिर जो नई वैल्यू आएगी उसको 30% बढ़ाओ, फिर जो नई वैल्यू आएगी उसको 10% घटाओ। ऐसा करने के बाद फाइनली आपकी पॉकेट में 351 रुपए हो जाएंगे। ये मतलब है इस बात का। अगर आपके पॉकेट में 250 रुपए ना शुरुआत में, 250 को पहले 20% बढ़ाओ, फिर 30% बढ़ाओ, फिर 10% घटाओ, तो आपके पॉकेट में फाइनली 351 रुपए बन जाएंगे। तो कितना परसेंट आपसे पूछा जाएगा भाई, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया। अगर 250 रुपए 351 बन गए, अगर 250 रुपए 351 बन गए तो कितने की वृद्धि हुई, 101 इंक्रीज हुआ। अगर 250 रुपए 351 बन गए तो कितना इंक्रीज हुआ, 101। कितने रुपए पर, 250 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को समझे, ठीक है ना। तो 25 चौका 100 और 25 दुसाम 250,
तो 404 को 10 से भाग देंगे तो 40.4% आएगा, यानी कि उस संख्या में कुल 40.4% की वृद्धि हुई। ये है रेशियो मेथड, ये है बच्चों रेशियो मेथड। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपकी बात को बहुत प्यार से एक बारी में ही समझ गया। ये है बेटे रेशियो मेथड, यानी कि अगर आप किसी संख्या को 20%, 30% और 10% घटाते हो तो उस संख्या में कुल 40.4% की वृद्धि होगी। कुछ बच्चे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं, मतलब एक ही है। कुछ टीचर भी देखो, मेरा मेरा तो हाथ इस पे बैठा हुआ है, तो मैं तो यही तरीका आपको समझाऊंगा एक लाइन में। कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे भी, जो गलत नहीं, एकदम ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है, ऐसे ना लिख के रेशियो में लिखते हैं। जैसे पर हमने किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का बढ़ाने का मतलब है भाई 5 से, संख्या 5 से 6 हो जाएगी। ये हो गया मेरे दोस्तों, संख्या क्या हो जाएगी? 5 से 6। फिर जो संख्या ही मैंने उसको 30% बढ़ाया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि अगर पहले वैल्यू 10 थी तो 10 से 3 बढ़ के 13 हो जाएगी, 10 से 13। फिर जो संख्या आई मैंने उसको 10% घटाया, 1/10। 1/10 का मतलब संख्या मेरे दोस्तों 10 से घट के कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इनकी तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दो, इन तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों की सीधी सीधी बच्चों क्या कर देंगे आप लोग? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की चीज कट जाते हैं। देखो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, और कुछ भी नहीं कटेगा। सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25, 2 शाम 250, 25 2 शाम 250, रेशियो रेशियो 3 गुणा 13 3 गुणा 13 39, 39 निम्मा 351। ये क्या आ गया बेटा? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का अनुपात है। यानी कि अगर आपके पॉकेट में 250 रुपए हैं, 250 को मेरे दोस्तों पहले 250 को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो आपकी पॉकेट में 351 रुपए बन जाएंगे। 250 रुपए 351 रुपए बन जाएंगे तो टोटल परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा? 40.4%। संख्या 40.4% बढ़ जाएगी, और ये मेरे दोस्तों इसका आंसर भी आ जाएगा। तो बच्चों चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो मेरे प्यारे भाई, दोनों बातों का एक ही मतलब है। कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे आपको ऐसे सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे और कुछ ऐसे सॉल्व करके दिखाई देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान है, ये रेशियो ही। ठीक है, तो ये था रेशियो मेथड का कंप्लीट बेसिक। अगर आप हमारे अलावा कहीं और से पढ़ोगे, कहीं क्लास देखोगे, तो बिना ये चीज समझाए, देखो बेटा मेरे को जो फाइनल चीज समझानी थी वो ये समझानी थी, ये मेरा एंड पॉइंट था, केवल ये बात समझानी थी। मैं चाहता, ध्यान सुनेगा, अगर मैं चाहता, ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहता तो मैं सीधा ये कह सकता था कि भाई ये लो सवाल, ये देखो कंसेप्ट सीखो, पहले 20% बढ़ाए, फिर 30% बढ़ाए, फिर 10% घटाए, ये इनकी फ्रैक्शन है, ऐसे ऐसे लिख लेना, फिर इनकी सीधी गुणा कर लेना, आ जाएगा। ऐसे समझाया जा सकता था, ऐसे लिख लेना, सीधी सीधी गुणा कर लेना। लेकिन इस बात को समझाने के लिए पहले मुझे 1 घंटा मेहनत करना पड़ा, 1 घंटा मुझे मेहनत करना पड़ा, तब जाके मैं वो बात समझा पाया बेसिक से। ये होता है बेसिक। पता ना बालक कौन सा बेसिक मांगते हैं। ये होता है बेसिक। पहले मुझे ये एग्जाम्पल देके 100 वाला, है ना, 100 वाला एग्जाम्पल देके बच्चों, पहले मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव होता क्या है। पहले मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया कि सक्सेसिव होता क्या है। फिर मैंने आपको दूसरी बात यह समझाई कि सक्सेसिव का मतलब मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। जहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाया। पर वहां से मैंने रेशियो मेथड का जन्म कर दिया कि भाई रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे।
ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछ लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम आपसे एक एग्जांपल और पूछ लेते हैं, करके बताओ, ठीक है ना। करके बताओ मेरे प्यारे भाई जी। हमने किसी संख्या को पहले 22 सही, देखो, हमने किसी संख्या को पहले 44:4/9% बढ़ाया। हमने किसी संख्या को 44:4/9% बढ़ाया, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर मैंने 6.25% घटाया। ठीक है बच्चों, 6.25% घटाया। फिर मैंने दोस्तों 4%, फिर मैंने 4% डिक्रीज किया। तो बताओ उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। यह सवाल है आपसे बच्चों, करो। यह सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने। मेरा सवाल यह है बच्चों कि हमने किसी संख्या को पहले 44 सही 4/9% बढ़ाया, फिर 6.25% घटाया, फिर 4% घटाया सक्सेसिवली। तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा, उस संख्या में कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको दो तरीके बढ़ा दिए हैं अभी तक। पहला है 100 मान के, ये डाटा दिया हुआ है। अगर आप इस सवाल को 100 मान के करने लगे कि भाई माना संख्या 100 है, तो आप कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा। तो बेटा सवाल के डाटा के हिसाब से आपको अपना करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप इस सवाल में ऐसी डाटा दी हुई है कि आप 100 मान के नहीं करोगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। 100 मान के कब कर लेना, जब बहुत इजी वैल्यू हो, 10% है, 20%, 50%, जब ऐसी आसान सी परसेंटेज हो सड़क छाप, तब आप 100 मान के कर सकते हैं। लेकिन इतनी भयानक परसेंटेज आपको दी हुई है, तो ये आपको 100 मान के नहीं करना। यहां आपको रेशियो मेथड ही लगाना होगा, तो ही ये सवाल जल्दी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां बेटे आपको रेशियो मेथड ही लगाना पड़ेगा, कि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएंगी। इनकी जो फ्रैक्शन है वो बहुत आसानी से बन जाएंगी। सबसे पहले हमने संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ाया। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/9। 4/9 भाई 11:1/9%, 1/9 होता है। ये 4 गुना 44 सही 4/9%, 4/9। 4/9 का मतलब अगर संख्या 9 है तो 9 से 4 बढ़ के 13 हो गई, 9 से 4 बढ़ के 13। फिर जो संख्याई मैंने उसको 6.25% घटाया। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/16। यानी कि बेटे अगर संख्या पहले 16 थी तो 16 से 1 घट के 15 हो गई। फिर जो नई संख्याई मैंने उसको 4% घटाया। 4% का मतलब 1/25। 1/25 का मतलब कि भाई अगर 25 थी तो 25 से 1 कम होके 24 होगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 24/25। मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जो यहां पर लगातार गुणा करता चला गया। देखो अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, और घटा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। आप बताओ इन तीनों की सीधी सीधी गुणा करने पर क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे ये बताओ। तो आप कहोगे सर 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। इसके बाद 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, ये आएगा।
3 तिया 9 से 9 चला जाएगा, 3 तिया 9 से 9 चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2 पंजे 10, नीचे बचेगा 2 पंजे 10, ऊपर बचेगा 13 एकम 13, तो ये आ गया 13:10। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। यानी कि अगर कोई संख्या 10 है, आप पहले उसको 44 से ही 4/9% बढ़ाओ, फिर 6.25% घटाओ, फिर 4% घटाओ। अगर स्टार्टिंग में संख्या 10 है तो 10 से बढ़कर 13 हो जाएगी। अगर संख्या 10 से 13 हो जाएगी तो संख्या कितनी बढ़ेगी, 3/10। 3/10 का मतलब होता है 30%, यानी कि उस संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा वो 30% का होगा, 30% का होगा। बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर, हमें आपकी बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई, गोरी बात आपने बताई। तो देखो यहां हम 100 मान के नहीं करेंगे, आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि यहां ऐसा डाटा दिया हुआ है कि यह सवाल रेशियो मेथड से ही जल्दी होगा। ठीक है ना? केवल कंसेप्ट जान लेना काफी नहीं है, जब तक आप कंसेप्ट का इस्तेमाल ना जानो। बच्चे कंसेप्ट तो पढ़ लेते हैं, वो भी आधा अधूरा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं सीखते। तो इस्तेमाल कब सीखोगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहां 100 मान के कैलकुलेशन मुश्किल होगी, हमें कैलकुलेशन कम करनी है। तो कैलकुलेशन कम कब होगी, जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में रेशियो मेथड लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते। अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट और अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा। 2 कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, 2 कंसेप्ट, नेक्स्ट और अगला। देखो बच्चे, मैं आपसे 2 बातें कहता हूं कि सपोज कोई संख्या n है, सपोज कोई संख्या n है, सपोज कोई संख्या n है। पहले मैंने n को 18% बढ़ाया, 18% बढ़ाया, फिर मैंने 30% घटाया, और फिर मैंने दोस्तों यहां पर कितना कर लेते हैं, पहले मैंने 18% बढ़ाया, फिर 30% घटाया, फिर मैंने 5% बढ़ाया। और दूसरा तरीका किया, सपोज कोई संख्या n है, मैंने संख्या n को पहले 18% बढ़ाया, फिर 30% घटाया, फिर 5% बढ़ाया। या फिर मैं ऐसे कहता हूं कि मैंने पहले संख्या n को 5% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया, फिर 30% घटाया। तो आप बताओ क्या इन दोनों बातों से संख्या n की फाइनल वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? आप बताओ। मैंने ना, हमारे पास कोई संख्या n है, मैं उस संख्या n को 2 तरीकों से चेंज किया। मैंने पहले संख्या n को 18% बढ़ाया, फिर 30% घटाया, फिर 5% बढ़ाया। या फिर मेरे दोस्तों, मैंने संख्या को पहले 5% बढ़ाया, फिर 18% बढ़ाया, फिर 30% घटाया। परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम है, बस आगे पीछे। क्या संख्या n की फाइनल वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या संख्या n का मान अलग अलग हो जाएगा कि सेम रहेगा? क्या नेट परसेंटेज चेंज सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्या कुल प्रतिशत परिवर्तन सेम होगा कि अलग अलग होगा? बताइए जल्दी से। क्या नेट परसेंटेज चेंज सेम आएगा कि अलग आएगा? इन दोनों का नेट परसेंटेज चेंज सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? ये मेरा सवाल है। 18 - 30 और 5, 18 और -30 का नेट परसेंटेज चेंज अलग आएगा कि सेम आएगा? बताओ। सेम आएगा, फर्क है। आधी जनता बट गई है, 70% जनता कह रही है सेम रहेगा, और बाकी कुछ कह रहे हैं फर्क है। सर ध्यान सुनेगा बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। गुणा ऐसी प्यारी चीज है ना कि गुणा आगे पीछे कैसे भी करो सेम आता है। बेटा चाहे मैं 5 की 7 में गुणा करूं,
चाहे मैं 7 की 5 में गुणा करूं, आना दोनों में बराबर ही है 35। यानी कि मेरे प्यारे भाई इन दोनों से जो आपका नेट परसेंटेज चेंज है वो भी सेम ही आएगा। दिखा देता हूं मैं आपको, ये भी सिद्ध करके दिखा देता हूं कि भाई माना कोई संख्या n है, अगर मैं n को 18% बढ़ाऊंगा तो संख्या n खुद का 118% हो जाएगी। फिर मैं 30% घटाऊंगा तो 70% हो जाएगी। फिर मैं 5% बढ़ाऊंगा तो संख्या n खुद का 105% हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ। अगर मैं पहले संख्या n को 5% बढ़ाऊंगा तो संख्या n 105% हो जाएगी। फिर 18% बढ़ाऊंगा, 100 को 18 बढ़ाऊंगा तो 118% हो जाएगी। 118% बोलो या 1.8 बोलो। फिर 30% घटाऊंगा तो संख्या n 70% हो जाएगी खुद का। ये हो जाएगा। बताओ बराबर नहीं है, क्या दोनों चीज सेम नहीं है? 105 गुणा 70 गुणा 118, 105 गुणा 70 गुणा 118 गुणा आगे पीछे ही तो हो रही है, आगे पीछे तो हो रही है, गुणा है तो मतलब सेम ही। यानी कि इसका मतलब मेरे दोस्तों इन दोनों का जो सक्सेसिव आएगा, इन दोनों का जो सक्सेसिव आएगा वो सेम आएगा। इन दोनों का जो सक्सेसिव आएगा मेरे प्यारे भाई वो सेम आएगा। समझ में आया? क्लियर है? ओके। यानी कि इन दोनों का जो सक्सेसिव आएगा मेरे प्यारे भाई वो सेम आएगा। किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, हमको साफ साफ खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई इन तीनों का सक्सेसिव निकालो, इन तीनों का सक्सेसिव निकालो, तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही निकालें। आप मेरे दोस्तों यहां पे इसको आगे भी कर सकते, इन तीनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बच्चों का डाउट है। ठीक है ना, जब आप आगे सवाल करोगे तो आपको डाउट पैदा होगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कहां जेन्युइन डाउट आता है बच्चों का। अब उस चीज का तो कोई अंत नहीं है ना कि सर 118% को 1.18 कैसे लिखा। भाई इस चीज का तो मैं क्या ही जवाब दे पाऊंगा। अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन ये जेन्युइन डाउट है जो बच्चों को आएगा और वो पहले ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक और कंसेप्ट यहां से, जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूं कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। ये सभी लोग जानते हैं खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। सभी लोग जानते हैं खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। चलो ये बाद में सिखाऊंगा, ठीक है ना, ये बाद में सिखाऊंगा। ओके, ये बाद में सिखाऊंगा ये कंसेप्ट। आगे चलते हैं बेटा। अब तानिया यादव जी अभी तो शुरू हुआ है। एक बात अपनी सड़ी खोपड़ी में खोल के डाल लो, यू आर नॉट पढ़िंग परसेंटेज। आप परसेंटेज पढ़ नहीं रहे हैं, परसेंटेज कब का खत्म हो चुका है। आप परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हो, आप अर्थमेटिक का बेस पढ़ रहे हो, बेस। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, आगे कम से भी कम इसी कंसेप्ट पे हम कम से कम 300 सवाल करेंगे। 300 सवाल, वो 300 सवाल आप सीख ही नहीं सकते जब तक इस चीज को ना बिठाओ दिमाग में। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर इसी बात पे चलता है जो मैंने अभी आपको समझाया। बिल्कुल नहीं ऋतिक बलियान। ठीक है, आगे देखो मेरे प्यारे भाई, आज ही समझा देता हूं जल्दी से, टाइम है हमारे पास 10 मिनट, समझ आता हूं। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए, पहला बेसिक 100 मान के, दूसरा मैंने आपको समझाया तीसरा रेशियो मेथड, और थर्ड तीसरा भी है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, थर्ड फॉर्मूला मेथड। थर्ड फॉर्मूला मेथड, तीसरा फॉर्मूला मेथड। अब आप कहोगे सर व्हाट इज दिस फॉर्मूला। देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अगर किसी संख्या को x% और y% से सक्सेसिवली चेंज किया जाए, अगर किसी संख्या को x% और y% से क्रमागत चेंज किया जाए,
तो x% और y% का नेट इफेक्टिव जो परसेंटेज चेंज होता है, x% और y% का जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे भी। अगर किसी संख्या को याद है, किसी बच्चों को, देखो फॉर्मूला तो सबको याद है, फॉर्मूला तो दुनिया याद कर लेती है, लेकिन ये नहीं पता फॉर्मूला कब लगेगा, कहां लगेगा, क्यों लगेगा, कहां से आया, ये किसी को नहीं पता। हाँ, फॉर्मूला आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। x% और y% का जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। x% और y% का जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% होता है। ठीक है बेटे, x प्रतिशत और y प्रतिशत का जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। x% और y% का जो नेट इफेक्टिव चेंज होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% होता है। कहां से आया अभी जानते हैं, ध्यान सुनेगा दोस्तों। अगर हम किसी संख्या को x प्रतिशत और y प्रतिशत चेंज करें तो संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों। पहले बताता हूं ये चीज कहां से आई। सपोज कोई संख्या 100 है, सपोज इनिशियल में सपोज कोई संख्या 100 है। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 100 है तो मैं ना जानना चाहता हूं कि अगर आप 100 को x% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी। अगर कोई संख्या 100 है तो आप मुझे बताओ 100 को x प्रतिशत बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 100 है, मुझे पहले x प्रतिशत बढ़ाना है। आप मुझे बताओ 100 का x प्रतिशत कितना होता है। 100 का x प्रतिशत कितना होता है, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, 100 से 100 कट गया x। 100 का x प्रतिशत x ही होता है, 100 का x% x ही होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई संख्या 100 है, आप उसको x% बढ़ाओगे तो वो संख्या 100 प्लस x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 100 प्लस x हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात क्लियर है कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या। अगर आपके पास कोई संख्या 100 है, आप उसको x% बढ़ाओगे, 100 का x% x ही होता है, तो संख्या 100 प्लस x हो जाएगी। यानी कि मेरे दोस्तों x प्रतिशत बढ़ाने के बाद संख्या ये आएगी, x% बढ़ाने के बाद संख्या ये आएगी। अब मुझे इसको y% बढ़ाना है। अब मुझे इस संख्या को y प्रतिशत बढ़ाना है। अब मुझे इस संख्या को y प्रतिशत बढ़ाना है। जल्दी से y प्रतिशत क्या होगा बेटे, जल्दी से। इस संख्या ये x प्रतिशत बढ़ाने के बाद आया, मुझे इसको y प्रतिशत बढ़ाना है। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है। अगर आप किसी भी संख्या को y% बढ़ाओगे, y%, हर चीज अपने आप में 1 होती है या 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 1 होती है। अगर आप किसी भी संख्या को y% बढ़ाओगे, हर संख्या अपने आप में पहले से 1 होती है। अगर आप 1 को y% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 प्लस y% टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, y% का क्या मतलब है, y% का मतलब है y बटे 100। y% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, y बटे 100। अगर आप इस संख्या को y प्रतिशत बढ़ाओगे, y प्रतिशत बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा। अगर आप इसको y प्रतिशत बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 प्लस y%। और y% क्या होता है मेरे दोस्तों, y% कोई हम लोग y बटे 100 कह सकते हैं। y% कोई हम लोग y बटे 100 कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, 100 प्लस एक्स प्लस वाई नहीं होगा कचरा लोग, 100 प्लस एक्स प्लस वाई नहीं होगा। कहां चलेगी बुद्धि चरने। अगर आपके पास संख्या 100 प्लस एक्स है, मुझे 100 प्लस एक्स का y% बढ़ाना है, 100 प्लस एक्स का y%। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा 100 प्लस एक्स आ जाएगा कॉमन, अभी क्या बचेगा, 1 प्लस y% बचेगा। तो संख्या ये हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ के आओ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 22 पहले संख्या 100 थी,
100 को x% बढ़ाया तो 100 का x% x ही होता है, संख्या हो जाएगी 100 प्लस x। लेकिन अब संख्या 100 प्लस x है, इस 100 प्लस x को y% बढ़ाओगे तो संख्या ये हो जाएगी। 100 का थोड़ा ना बढ़ा रहे y%, 100 प्लस x का y, 100 प्लस x का y% बढ़ाना है, 100 प्लस x का y%। समझे बात को? क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ो जाके भाई। अगर आपके पास कोई संख्या 100 है, 100 का x% x होता है, 100 का x% x, 100 का x% बराबर x। जैसे 100 का 30% 30 होता है, तो 100 को x% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 100 प्लस x। अब इसको y% बढ़ाओगे, y% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस y% से गुणा। y% को हम क्या कहते हैं? y बटा 100 कहते हैं। ठीक है, चलिए। यानी कि अगर आपके पास कोई संख्या 100 है, पहले आपने उसको x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया, तो संख्या ये हो जाएगी। बोलो क्लियर है बात? तो आप बताओ क्या आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके। 100 की 1 में गुणा करेंगे 100 प्लस x की 1 में गुणा करेंगे x प्लस 100 की y बटे 100 में गुणा करेंगे, 100 की गुणा कर दो y बटे 100 में, 100 से 100 कट जाएगा y प्लस प्लस। अब x की गुणा हो जाएगी इसमें, x की गुणा हो जाएगी इसमें y बटे 100 में, x की गुणा हो जाएगी y बटे 100 में, यानी कि x y बटे 100 ये आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आपके पास कोई संख्या 100 है, आप उसको पहले x% बढ़ाओ, फिर y% बढ़ाओ, तो संख्या ये हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू 100 है तो संख्या ये हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, मैंने आपको ये बता रखा है कि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। मैं सिखा चुका हूं कि अगर कोई संख्या 100 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर कोई संख्या 100 है, संख्या 100 से 137 हो गई तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 37%। ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगर बेस 100 है तो 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। आप बताओ, अगर कोई संख्या 100 है, मैंने 100 को पहले x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया, तो संख्या ये हो गई। संख्या 100 से कितनी ज्यादा हो गई? ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा हो गई? ये हो गई। अगर संख्या 100 है तो 100 से बढ़ के ये होगी, तो 100 से कितनी ज्यादा है? संख्या 100 से कितनी ज्यादा होगी? x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, ये प्रूफ हो गया। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो स्किप कर दो। अमन राज जी बेसिक में बता चुका हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका प्रूफ समझने के लिए पहले आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्लास जाके देखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया है परसेंटेज के शुरुआती लेक्चर में। जो बच्चे शुरू के लेक्चर्स देखे हैं वही इस पर का प्रूफ समझ पाएंगे, वरना आप इसको रट लीजिए, ये आ गया। यानी कि x% और y% का जो नेट इफेक्टिव होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। 100 प्लस वाई क्यों नहीं लिख सकते शिखर जी? देखो हर चीज अपने आप पे 100% होती है या 1 होती है। अगर आप 100% को y% बढ़ाओगे तो संख्या ये हो जाएगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या फिर 1 होती है, 1 को y% बढ़ाओगे तो हो जाएगी। दोनों बातों का एक ही मतलब है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। बस यहां पे मेरे दोस्तों ये परसेंटेज का साइन रहेगा, मुझे परसेंटेज का साइन हटाना है, परसेंटेज नहीं लिखना, इसलिए मैंने ये ना लिख के ये लिख दिया है ना। 1 और y% को y बटे 100। अरे 100% कोई तो 1 लिखा है, 100 नहीं होता, 100% होता है, 100 नहीं होता, हर 100 नहीं होता, 100% होता है। 100% कोई 1 लिखा गया है। अरे क्यों खोपड़ी खराब कर रहे हो? जाके मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ लो ना, क्यों मर रहे हो यहां से? यानी कि किसी संख्या को x% y% बढ़ाओगे तो संख्या में कितना परसेंटेज चेंज होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सर इसमें सिर्फ 2 बार चेंज कर सकते हैं
3 बार चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैं वो भी बताऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा, कल की क्लास में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, या ये मैं कल ही बताता हूं, आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, ये पूरा नहीं हुआ है, ये फॉर्मूला मेथड पूरा नहीं हुआ है, ये आधा ही हुआ है। कल मुझे इस पे एग्जाम्पल लेने हैं और मैं आपको कल समझाऊंगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास करने के लिए आज की क्लास को पूरा रिवाइज करके आना, रिवीजन करके आना। ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे, रिवीजन करके आना भाई। बाय।